वेलकम बैक। और अब बन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपके सवालों के जवाब की ओर बढ़ते हैं और रोज़ाना हम आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। आज भी हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगी। और उससे पहले चलिए हमारे जो शो का व्हाट्सएप नंबर है वो आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश किए देते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर सकें। ये हम इस शो के ज़रिए आपको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जहां पर अपने सभी सवाल आप हम तक पहुंचा सकती हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है हम आपको बता देते हैं, जो आप नोट डाउन करें। और 9619873567 फुल स्क्रीन मेरे ख्याल से व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो जाएगा। आप 9619873567 पर अपना नंबर, अपना सवाल देख सकते हैं। और साथ ही क्योंकि सोशल मीडिया पर हम लाइव होते हैं रोज़ाना, इवन यूट्यूब पर, तो वहाँ के कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल आप जो हैं वो डाल सकते हैं। ऑलराइट, हमारे साथ आपके सवालों को जवाब देने के लिए श्वेता रजानी जुड़ गई हैं, जो कि हेड म्यूचुअल फंड्स आनंद राठी वेल्थ जुड़ गई हैं। श्वेता, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। गुड इवनिंग। सुरेश आनंद साहब फोन लाइन पर है मेरे साथ। सुरेश, हाय। जी नमस्कार मैम। ओके, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं सुरेश। जी मैम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको व्हाट्सअप किया हुआ है। ओके। तो ये व्हाट्सअप जो पोर्टफोलियो मैंने आपको भेजा है, ये रिव्यू करना था कि ये सही है या इसमें कुछ चेंजिंग वगैरह कुछ करनी पड़ेगी। ठीक है। कब से कर रहे हैं आप इसमें इन्वेस्टमेंट? मैम, एक फंड में तो मैं 2014 से कर रहा हूँ और बाकी के जो फंड हैं 5, उनमें जनवरी 2024 से शुरू किया है। चलिए, फंड्स के नाम हमारे पास है। श्वेता, क्या आप सलाह देंगी? सुरेश, सबसे पहले आपके लक्ष्य पे आते हैं। जो 20 साल में आपको 5 करोड़ की एक लमसम वैल्यू जमा करनी है। अब मैंने देखा आपने कहा है कि हर साल आप 2,000 रुपए से अपनी एसआईपी को स्टेप अप कर सकते हैं। मैं कहूंगी 4 या 5 साल बाद इसे 2,000 एक स्टैंडर्ड अमाउंट नहीं रखना, लेकिन जो भी आपकी एसआईपी वैल्यू हो, अगर उसे 15% से आप स्टेप अप करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो में आपका देख रही थी तो वैसे तो कुछ फंड्स आपने अच्छे चुने हैं, लेकिन एक जो हम कहते हैं मार्केट कैप की डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप खाली 35% का है। तो थोड़ा पोर्टफोलियो का जोखिम उस हिसाब से देखा जाए तो आप मिड स्मॉल कैप हैवी हो रहे हैं। इसीलिए वहां पर मैं कहूंगी 20% से आपकी लार्ज कैप एलोकेशन बढ़नी चाहिए। तो फंड्स पे अगर मैं आऊं तो कुछ जो फंड्स हैं, एक तो आपके पास कॉन्ट का स्मॉल कैप फंड है, वहां पर आप एसआईपी रोकें। इसके बाद 2 एसबीआई के स्कीम्स हैं। एक है एमएनसी फंड, जो आपने ग्लोबल फंड कहा है, जो 2014 से आप वहां निवेश कर रखे हैं। और एक है एसबीआई का हेल्थ केयर फंड। अब देखिए, अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर को समझते हैं, उसमें काम कर रहे हैं, उसे बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, तो आप फंड में जरूर रखें, क्योंकि फंड की भी एक साइकिल होती है। तो सही समय पे उस फंड से निकल जाना बहुत जरूरी होता है। वो एक सेक्टर में ही निवेश कर रहा है। तो लेकिन अगर आप उसे रोज नहीं ट्रैक करते हैं, तो फिर एक डाइवर्सिफाइड फंड में रहना, जहां फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे वो सेक्टर की डिसीजन ले रहा है, वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो इन तीनों फंड में अपनी एसआईपी रोक के इसके जगह पर जो आप फंड्स ऐड कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, एक मैं कहूंगी कोटक का मल्टी कैप फंड जोड़ लें, और इसके अलावा एक डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड जोड़ लें। तो एक मुझे लार्ज मिड स्मॉल की बैलेंस चाहिए, वो भी आ जाएगी। जी चलिए, तो यहाँ पर सुरेश को आपने जो सलाह दी है, श्वेता, ओके, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, आईसीआईसीआई प्रू का इंफ्रा फंड आपने होल्ड करने की सलाह दी है। क्वांट के स्मॉल कैप, एसबीआई मैग्नम ग्लोबल और हेल्थ केयर से आपने निकलने की सलाह दी है। और डीएसपी लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप और कोटक मल्टी कैप में आपने कहा है कि वो निवेश कर सकते हैं। सुरेश, सलाह समझ में आ गई है आपको? कुछ और पूछना चाहते हैं? मैम, समझ में आई। ये जो एसबीआई का मैग्नम ग्लोबल फंड है, इसको बंद कर दें, सही रहेगा?
वही आपको रिकमेंडेशन दी जा रही है। फिलहाल अपना निवेश आप रोक के रखें, पैसे ना निकालें। पैसे निकालना हो तो वो भी चरणों में निकालना चाहिए। श्वेता, पैसे निकालने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, फिलहाल तो काफ़ी उतार चढ़ाव भरा माहौल है बाजार में। अब ऐसे में अगर निवेशक रुके भी तब भी कितना रुके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो अपने पैसों को खो रहे हैं। वो पैसे उन्हीं के ही हैं, निवेशित हैं उनके पैसे इनफैक्ट, बट कहीं ना कहीं रिडीम करने की भी एक स्ट्रैटेजी होती है अपने इन्वेस्टमेंट की। जी बिल्कुल। एक रिडेम्पशन की स्ट्रैटेजी भी होती है। मैं कहूंगी यहाँ पे अभी इनका एक कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है, बिकॉज 2014 से ये इसमें एसआईपी करते चले हैं, और ये यही एक स्कीम थी जहां वो सबसे ज्यादा एसआईपी कर रहे थे। फंड इतना एक एवरेज फंड है, तो अभी रख सकते हैं। अभी एग्जिट करने की या रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है फंड से, लेकिन यहाँ एसआईपी जरूर रोक दें कि कंसंट्रेशन एक ही स्कीम में ना बढ़े। अब जैसे मैंने कहा, आज के दिन पे फंड ठीक है तो वो जारी रखें। एक साल बाद, जैसे मैं सबसे कहती हूँ कि साल में एक बार आप डिटेल रिव्यू अपने पूरे पोर्टफोलियो का कर लें, तो अब ठीक लग रहा है। एक साल बाद फिर से इसे रिव्यू करके देखें, अगर दूसरे बेहतर फंड्स अवेलेबल हैं, तब हम इसमें से रिडीम कर सकते हैं। और राइट, चलिए सुरेश आनंद जी को ये सलाह, आगे बढ़ते हैं और सौरभ शुक्ला का हम सवाल लेंगे। क्या ये फोन लाइन पर हमारे साथ हैं? सौरभ जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो। हाय सुरेश जी, कहाँ से सौरभ जी कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी नमस्कार मैडम, मुंबई से बोल रहा हूँ। जी, मुंबई से। 3 करोड़ 15 साल में 10,000 की एसआईपी कर रहे हैं 6 फंड्स में, और यहाँ पर फंड्स के नाम आपने जो दे रखे हैं उनको आप वापस से चेक करना चाहते हैं? पराग पालिका फ्लेक्सी कैप, बंधन स्मॉल कैप, महिंद्रा मैन्युलाइफ का मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी माइक्रो कैप 250 है, डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी इंडेक्स है, और मोतीलाल ओसवाल का भी निफ्टी 500 मोमेंटम आपने रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। ओके, बताइए सर। हेलो जी हाँ मैडम, ये जो मैं जानना चाहता हूँ, जो मैंने भेजा हुआ है पोर्टफोलियो, क्या है सही ये है? आपका पोर्टफोलियो है कि आपकी वाइफ का पोर्टफोलियो है? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट वाला जो है मेरे वाइफ का है, सेकंड वाला मेरा है। और दोनों का कंबाइन गोल है क्या? दोनों का कंबाइन गोल है? नहीं नहीं, आपको 2 पोर्टफोलियो भेजा है ना मैडम, एक तो जो पराग पारिक और नहीं, दोनों का पोर्टफोलियो की नहीं, पोर्टफोलियो मेरे पास है सर। मुझे ये जानना है कि गोल दोनों का क्या कंबाइंड है 3 करोड़ का, कि अलग अलग है? नहीं दोनों का, हाँ कंबाइंड। हाँ, तो वो गोल कंबाइंड है ना, और दोनों का ही टाइम 15 साल का है कि अलग अलग है? समय कितना है? इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन? गोल कंबाइंड है। और इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन कैसी कितनी है दोनों की? मतलब 15 ईयर्स। दोनों का ही 15 साल है। ठीक है। आपका 10 लाख म्यूचुअल फंड में वैल्यू है, 12 लाख आपका स्टॉक्स में वैल्यू है, 2,000 रुपए आप पीपीएफ में भी डाल रहे हैं, जिसमें आपका लगभग 1,36,000 रुपए के आसपास इकट्ठा हो रखा है, और आपकी वाइफ ने केवल म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है। इज दैट राइट? यस मैडम। ठीक है, चलिए श्वेता आपके पास आऊंगी। 3 करोड़ 15 साल और रिटायरमेंट दोनों का ही लक्ष्य। सौरभ जी, आपकी जो लक्ष्य है उस पर पहले बात करते हैं कि देखें, आज के दिन पर आप मैं जो देख रही थी, आप एसआईपी कर रहे हैं पीपीएफ को मिला के यहाँ पर, तो करीबन 38,000 की एसआईपी चल रही है। अब अगर हमें 15 साल में 3 करोड़ पे पहुंचना है, तो आपको करीबन 5% से हर साल अपनी एसआईपी को स्टेप अप करना होगा, और तब जाकर आप आसानी से अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। पोर्टफोलियो पे मैं आती हूँ। पोर्टफोलियो में 2-3 बदलाव है जो करना जरूरी होगा। सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप खाली 25% का है। इसमें काफी आपने मिड एंड स्मॉल कैप फंड जोड़ रखे हैं, तो उसे वो मिड स्मॉल कैप फंड्स को थोड़े कम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में काफी सारे इंडेक्स या ईटीएफ फंड्स है। अब आपने भी देखा होगा, आपके पोर्टफोलियो में जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है, उसने वो इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में आपको 2-3% की ज्यादा रिटर्न दी होगी। तो ये है एक फायदा, जो एक फंड मैनेजर एक्टिव मैनेजमेंट करके आपको रिटर्न बढ़ा के थोड़ा दे सकता है। तो इंडेक्स फंड की जरूरत वैसे नहीं है पोर्टफोलियो में। और आपने जो वो फैक्टर फंड्स जोड़ रखे हैं, मोमेंटम, क्वालिटी,
देखें, ये सारे स्टाइल जो होते हैं वो आपको एक डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाते हैं, और वहाँ एडवांटेज ये होता है कि आपको टाइमिंग करने की जरूरत नहीं है कि अब मोमेंटम काम नहीं कर रहा, आप क्वालिटी काम कर रहा है, तो आप वो मोमेंटम फंड से निकल जाएं या क्वालिटी फंड से निकल जाएं। ये फंड मैनेजर एक एक्टिव पोर्टफोलियो में वो चेंजेस अपने लेवल पे करते रहते हैं। तो इसीलिए मैं फंड्स पे आती हूँ, नाम लेती हूँ फंड्स के जहां आपको एसआईपी रोक देनी चाहिए, और अगर आपको 1 साल हो चुका है, उनमें आपके फंड्स लॉन्ग टर्म हो चुके हैं, तो जो भी वैल्यू जमा हुई है वहां से भी आप उसे रिडीम कर लें। तो फंड्स, एक तो कैनरा रुपैकल का स्मॉल कैप फंड, मिराई का मिड कैप फंड, डीएसपी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है, मोमेंटम का ईटीएफ फंड, और उसी तरह से माइक्रो कैप वाला जो इंडेक्स फंड है, इनमें से आप निकल जाएं। इसके जगह पर जो आप फंड्स ऐड करें, कॉन्ट का लार्ज कैप फंड, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड, और कोटक का मल्टी कैप फंड। तो मैं पोर्टफोलियो से स्मॉल कैप्स की एलोकेशन थोड़ी कम कर रही हूँ, मिड कैप की एलोकेशन करीबन कम कर रही हूँ, और आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड्स दे रही हूँ। इक्वल प्रोपोर्शन में आप इनमें एसआईपी कर लें, और जो आपकी लमसम वैल्यू निकलेगी इन फंड्स में इक्वल प्रोपोर्शन में आप ऐड कर दें, तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो का मार्केट कैप लेवल पे आपका हो जाएगा। सौरभ शुक्ला, आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? हाँ हाँ मैडम, हाँ बताइए हाँ मैडम, मैं ये क्या पूछना पूछना चाहता चाहते हूँ कि हैं? जो महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप फंड है, इसको कंटिन्यू रखें कि सही है, या फिर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, किसी दूसरे मिड कैप में जाना पड़ेगा? श्वेता? अभी के लिए आप उसमें जारी रखें अपनी एसआईपी। चलिए, फिलहाल आपको रुके रहने की सलाह ही दी जा रही है। ऑल द बेस्ट सौरभ। गौतम मेरे साथ फोन लाइन पर हैं, गौतम झा। गौतम, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? जी, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। ओके, 55,000 की एसआईपी कर रहे हैं सर। 10 फंड्स हैं आपके, पोर्टफोलियो की वैल्यू 70 लाख है, और उसी पर आप सलाह भी चाहते हैं। फंड्स के नाम मेरे पास है। जो जानकारी आपने हमें दी है उसके अलावा कुछ और आपको ऐड करना है क्या? उसके अलावा यह है कि मेरा एनपीएस का कंट्रीब्यूशन प्रेजेंट में 36 लाख का है। मंथली 30,000 कंट्रीब्यूशन होता है, और पीएफ में ठीक है। ऑलमोस्ट 22 लाख है। मंथली 20,000 का उसमें भी होता है, 25 का। गॉट इट। चलिए ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी, उसके लिए धन्यवाद। और मेरे ख्याल से अब आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। श्वेता, इंटरेस्टिंग सवाल है, पर मुझे थोड़े से इनके फंड्स ना ज़्यादा लग रहे हैं। क्या इनको कंसोलिडेट किया जा सकता है? और क्योंकि अमाउंट 55,000 का है, इनका अच्छा खासा अमाउंट है, बट आई थिंक वी कैन स्ट्रीमलाइन द पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल कविता जी, फंड्स देखें तो थोड़े से ज्यादा हैं, और थोड़ी बहुत उनमें अंडरलाइंग मैं देखूंगी तो ओवरलैप भी है। तो जी, आपके फंड्स में वैसे तो अगर हमें कम करने हो तो मैं बस ये कहूंगी कि स्मॉल कैप की एलोकेशन कम करनी बहुत जरूरी है। पोर्टफोलियो में आज के दिन पे मैं कहूंगी 10% से स्मॉल कैप हैवी पोर्टफोलियो है, तो उसे निकाला जा सकता है और वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन गौतम, अगर आप और फंड्स डाल रहे हैं पोर्टफोलियो में और आप 10 फंड ही मेंटेन करना चाहते हैं, तो मैं आपको उसकी ऑप्शंस भी बता दूंगी। लेकिन हाँ, आप 10 से 8 फंड्स पे आ सकते हैं। तो जो 2 फंड हैं जहां आप अपनी एसआईपी रोक लें, और जो भी वैल्यू आपकी जमा हुई होगी 1 साल के ऊपर जो लॉन्ग टर्म है, उसमें से आप निकल सकते हैं। उसमें से एक है आपका एचएसबीसी का स्मॉल कैप फंड, और दूसरा एसबीआई का स्मॉल कैप फंड। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है, आप ही के पोर्टफोलियो में जो एसबीआई का फोकस फंड है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड है, और आईसीआईसीआई का ब्लू चिप फंड है। जो भी आपकी वैल्यू यहां से निकल रही है, इन्हीं 3 फंड्स में आप ऐड कर लें, और एक 8 फंड के पोर्टफोलियो पे आ जाएं। आपकी बैलेंस आउट हो जाएगी लार्ज मिड स्मॉल। या अगर आप चाहें एक नया फंड ऐड करना, तो आप डीएसपी का लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड कर सकते हैं। और दूसरा, आप बता रहे थे कि आपके पास एनपीएस और पीएफ भी चल रहा है। देखें, ये डिपेंड करता है आप कौन से टैक्स रिजीम में हैं। अगर आप पुराने टैक्स रिजीम में हैं तो आपको इनका फायदा मिल रहा होगा एक सर्टेन एक्सटेंट तक, तो आप इनमें 2 इंस्ट्रूमेंट्स में अपनी निवेश जारी रखें। लेकिन अगर आप नए टैक्स रिजीम में आ गए हैं तो आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिल रहा। लेकिन दोनों ही प्रोडक्ट्स में आप कहीं ना कहीं पैसा लॉक इन कर रहे हैं, आपकी लिक्विडिटी हैम्पर हो रही है। और रिटर्न के कंपैरिजन में देखें
तो म्यूचुअल फंड्स ने आमतौर पर पीएफ से तो ज्यादा रिटर्न दी ही है, एनपीएस से भी ज्यादा रिटर्न दी है, तो वो पैसा आप एमएफ में शिफ्ट कर सकते हैं। तो रिटर्न थोड़ा सा पोर्टफोलियो का इम्प्रूव हो सकता है और लॉक इन नहीं रहेगी आपकी इन्वेस्टमेंट्स। तो ये मेरी सलाह है आपके लिए। और राइट गौतम, काफ़ी विस्तार से आपको जवाब दिया गया है। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे ही एस्पेक्ट्स कवर हो गए हैं, लेकिन फिर भी क्या आप कुछ और जानना चाहते हैं श्वेता से? ये कहना चाह रहा था कि जैसे मैडम ने कहा कि एनपीएस और पीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप ये, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन है मेरा, कि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ पीएसए में, तो वो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन बने रहिए देन। ओके, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल लेते हैं अब। शशि यादव जी फोन लाइन पर क्या मेरे साथ हैं? यस मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। ओके सर, बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? मैम मैंने आपको जो पोर्टफोलियो भेजा हूँ मैम, मतलब ये पोर्टफोलियो सही है? सैटेलाइट, कोर एंड सैटेलाइट मतलब पोर्टफोलियो है और स्टेबिलिटी है इसमें, और मतलब इसमें मैम मेरा जो ये फंड एलोकेशन यही है, अलग से कोई का डेट एलोकेशन नहीं है मैम। और मेरा पीएफ में 2700 रुपये पर मंथ जाता है मैम, और 4000 का एसआईपी है, और 25 इयर्स का मतलब टारगेट है मैम 2 CR का। और ये 2024 में मैं स्टार्ट किया हूँ मैम। और इसमें मतलब डेट का ये लोग कोई और फंड ऐड करना चाहिए क्या मैम, जैसे स्टेबिलिटी के लिए? ओके, चलिए आपको सभी पहलुओं पर हम सलाह देंगे जो आपने सवाल पूछा है, लेकिन सबसे पहले मुबारकबाद, क्योंकि आप केवल 22 साल के हैं शशि, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है जब आप जैसे यंग इन्वेस्टर्स हमें अपना सवाल भेजते हैं। 22 साल की उम्र में हम जैसे बहुत सारे लोगों ने शायद अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचा भी नहीं था। हमारा फोकस शायद हो सकता है कमाने पर बहुत ज़्यादा हो, बट हैविंग सेड दैट आपने तो बाकायदा पोर्टफोलियो बना लिया है और अपने गोल्स को भी तय कर लिया है। आप समझते हैं कोर पोर्टफोलियो क्या है, सैटेलाइट पोर्टफोलियो क्या है, और कहीं ना कहीं वो पूरी मानसिकता कि मुझे केवल पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे वेल्थ क्रिएट करनी है। यही एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है एक निवेशक में और एक वेल्थ क्रिएटर में। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही राह पकड़ी है, आप आगे भी उसमें बढ़ रहे हैं। एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जो फंड्स पोर्टफोलियो में हैं, क्या आपने किसी को कंसल्ट किया है या आप खुद रिसर्च करके इन फंड्स में पैसे लगा रही हैं? नहीं मैम, मैं खुद ही रिसर्च किया हूँ मैम। ओके, इसके अलावा कहीं और भी लगाते हैं क्या पैसा, क्रिप्टो वगैरह में? नहीं मैम, मेरा बस वो ईपीएफ में है ना मैम, वो 2700 रुपये पर मंथ जाता है मैम। मैं प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ। अच्छा, ओके, चलिए बहुत बढ़िया, और कॉन्ग्रेचुलेशन इस शुरुआत के लिए। श्वेता क्या कहेंगी? जी कविता जी, एक्चुअली आपने बहुत सही चीज कही अभी, कि हैं 22 साल के लेकिन एक स्थिरता है। वो समझते हैं कि हमें लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएट करनी है, शॉर्ट टर्म में नहीं क्रिएट करनी। इसीलिए उन्होंने आपके पोर्टफोलियो में, शशि जी मैं कहूंगी, एक बैलेंस भी है। ऐसा नहीं है कि आपने शुरू करते हुए ही सारा इक्विटी में रखा है, एक एसेट एलोकेशन भी मेंटेन की है। तो जैसे आप बता रहे थे कि 4000 की तो आपकी एसआईपी चल रही है इक्विटी में, इसके अलावा 2700 आपका पीएफ में भी चल रहा है। तो अगर मैं एसेट एलोकेशन के हिसाब से देखूं तो आज के दिन पे कहीं ना कहीं आपका 60% के आसपास इक्विटी चल रहा है, 60 से 65% का इक्विटी है, और बाकी का डेट है। अब ये एलोकेशन सही है आपके लिए, तो इसके ऊपर से डेट ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब आप 22 साल के हैं और आपके पास लंबा समय है। आपने खुद कहा कि आपके पास 25 साल का समय है। तो आमतौर पर अगर इतना लंबा होराइजन हो, तो हमने देखा है 70-75% की भी इक्विटी रखना जोखिम पोर्टफोलियो का नहीं बढ़ाता। तो उतने एक्सटेंट तक आप आराम से जा सकते हैं टुवर्ड्स एन इक्विटी एलोकेशन। ठीक है। और अब मैं फंड्स पे आती हूँ, तो फंड्स भी जो आपने चुने हैं वैसे काफी अच्छे हैं। इसमें मिड कैप मैं कहूंगी थोड़ा 10% ज्यादा है, एक मैं जो कंफर्टेबल मिड कैप एलोकेशन होनी चाहिए उसके मुकाबले। तो जो 2 फंड्स हैं
जहां पर आप अपनी एसआईपी रोक सकते हैं वो है एक वाइटो का जो मल्टी एसेट फंड है और एचएसबीसी का मल्टी कैप फंड। अब मल्टी एसेट फंड आपको निकालने की सलाह मैं इसीलिए भी दे रही हूँ क्योंकि आपके पास एक पीपीएफ के तौर पर डेट चल रहा है अलग से, जो काफी है आपको। तो उसके अलावा एक मल्टी एसेट फंड के थ्रू और डेट बढ़ाना अब जरूरी नहीं है, इसीलिए वहां से आप निकल जाएं। इसके जगह पर जो आप फंड्स ऐड कर सकते हैं, एक कोटक का मल्टी कैप फंड, एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, और जैसे जैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाए आप स्टेप अप जरूर करना अपनी एसआईपी को, कम से कम 10% से आप स्टेप अप करना। और एक कॉन्ट का लार्ज कैप फंड भी आप ऐड कर सकते हैं जब आप स्टेप अप करने लगे। तो ये मेरी कुछ सलाह है आपके लिए। शशि, आपको आपके सभी फंड्स पे सलाह दे दी है, स्टेप अप करने की सलाह आपको दी जा रही है, जोर दिया जा रहा है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अभी आप केवल 22 साल के हैं, लाइफ स्टेजेस में आके ऐसे बहुत सारे पड़ाव आएंगे जहाँ पर आपको इन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी या आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को दिशा देना चाहते होंगे कोई स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल के लिए। कोशिश कीजिएगा जो ज़िंदगी के अहम फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको आप पहले से तय कर लें और उनके लिए आप निवेश की एक दिशा तय कर लें। और आई एम श्योर आपके लिए ये बहुत कठिन बात नहीं होगी, बिकॉज जिस तरह से आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, जो आपने पहला कदम रखा है, उसी से आपके आगे के सफ़र के बारे में काफ़ी हद तक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। शशि, कुछ पूछना चाहते हैं श्वेता को? शशि? हेलो, यस मैम। कुछ पूछना है? नहीं मैम, जो वाइट ऑक कैपिटल का मल्टी एसेट एलोकेशन है ना मैम, उस फंड को मैं इमरजेंसी फंड के लिए रखा हूँ मैम। और उसको ये आपने कि जैसे emergency fund शॉर्ट के लिए टाइम क्यों में रखा मार्केट है? वोलेटाइल होता है तो उसमें पैनिक करना चाहिए नहीं ना मैम? हाँ, बट इमरजेंसी फंड के लिए आपके पास और भी बेहतर विकल्प है। हालांकि एसेट एलोकेशन यहाँ पे काफ़ी डाइवर्सिफाइड है और आपको उस तमाम एसेट क्लासेस के उतार चढ़ाव का फ़ायदा भी मिलता है। बट श्वेता, टू ट्रीट अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड एज एन इमरजेंसी फंड, ये सोच कितनी सही है और कितनी गलत है? देखें, जब हम नाम ही ले रहे हैं इमरजेंसी फंड, वो फंड एक ऐसा फंड होना चाहिए जो रिस्क के मुकाबले सबसे कम रिस्क लेता हो और जो आपको लिक्विडिटी इमिडिएटली मिल सके। तो इसीलिए इमरजेंसी फंड के लिए मैं कहूंगी आप कोई भी लिक्विड फंड या चाहे तो एक आर्बिट्राज फंड चुन ले एट बेस्ट, कि बट एक मल्टी एसेट फंड चुनना जहां पर आपके पास हो सकता है कुछ भी इक्विटी एलोकेशन आ रही है, तो वहां ऑटोमेटिकली रिस्क लेवल थोड़ी बढ़ जाती है। तो मैं उसे इमरजेंसी फंड के लिए एक मल्टी एसेट फंड नहीं चुनूंगी। हाँ, इमरजेंसी फंड, उसका भी एक रूल है शशि, आपकी जितनी भी 6 महीने के खर्चे होते हैं उतना इक्विवेलेंट अमाउंट आप एक इमरजेंसी फंड में रखें, जो आइडियली एक लिक्विड फंड, जहां मैं कहूंगी मार्केट रिस्क, इक्विटी मार्केट की कोई रिस्क नहीं होती है, उसे चुने। चाहे तो एक एसबीआई का लिक्विड फंड या एचडीएफसी का लिक्विड फंड ले लें, या एक आर्बिट्राज फंड ले लें, एसबीआई या कोटक का आर्बिट्राज फंड ले लें, और वो आपका इमरजेंसी फंड हो जाएगा। राइट शशि, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर आर्बिट्राज फंड रेकमेंड किया जा रहा है फॉर एन इमरजेंसी फंड। हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आकिब का लेंगे। इन्होंने यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल हमें भेजा है। 1 से 2 करोड़ इकट्ठा करने हैं 15 से 20 साल में, 25,000 के SIP 5 फंड्स में, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, और सैलरी के अनुसार स्टेप अप करने की भी इनकी योजना है। सो आकिब, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कह दी कि सैलरी के अनुसार अपने निवेश राशि को बढ़ाएंगे भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे बस थोड़ा सा फाइनेंशियल गोल्स और टाइम होराइजन को लेकर आपसे कॉन्फर्मेशन चाहिए थी, बट आप तो यूट्यूब पर हैं, फ़ोन नंबर हमारे पास है नहीं। 1 से 2 करोड़ में 1 करोड़ का फ़र्क है, 15 से 20 साल में 5 साल का फ़र्क है, और इस दरमियान जो है आपके रिटर्न में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो सकता है, कंपाउंडिंग का आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है। सो कोशिश करें, आकिब भी और वो तमाम दर्शक भी, कि अपने गोल्स को तय करें। 1 से 2 करोड़ के लिए आपकी रणनीति पूरी बदल जाएगी अगर 1 CR है या अगर 2 CR है। सो थोड़ी क्लैरिटी आपको काफ़ी जद्दोजहद से और मेहनत से बचा सकती है, निराशा से बचा सकती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। श्वेता, मैं हायर एंड ले रही हूँ सभी गोल्स का। सो 1 to 2 करोड़ में से मैं 2 CR ले रही हूँ। 15 से 20 साल में मैं 20 साल ले रही हूँ आकिब के लिए। बताइए।
जी कविता, जैसे आप मेरा अभी कह रहे थे कि 1 से 2 करोड़ और 6 साल 5 साल का फर्क मैं सभी निवेशक को बता दूं, और जो भी इस शो को देख रहे हैं, देखें, अगर इक्विटी का हम लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 12 से 14% की रिटर्न हमने देखी है। कोई अगर 15-20 साल तक निवेशक हो इक्विटी का, तो उतना रिटर्न वैसे आमतौर पर बन जाता है म्यूचुअल फंड्स में खास करके अगर मैं बात करूं तो फर्क ये हो जाएगा 15 साल में 1 करोड़, और जो अगर हम बात कर रहे हैं तो 12% की भी अगर मैं एक रेट ऑफ रिटर्न रखती हूँ तो आमतौर पर 6 साल में आपका 1 करोड़ वैसे ही 2 करोड़ हो जाता है। तो एक ये चीज ध्यान में रखें, जो कंपाउंडिंग की बेनिफिट हम कहते हैं, तो अगर ये 15 साल के अंत पे अपनी SIP रोक दें और वो अमाउंट को उसी तरह से ग्रो होने दें, तो 21 साल के अंत पे वो 1 करोड़ की वैल्यू इनकी 2 करोड़ वैसे हो जाएगी, तो वो उतना उनको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन कमिंग बैक, आकिब का जो प्रश्न है, 20 साल में इन्हें 2 करोड़ पे पहुंचना है, तो वो अगर ये 10% की स्टेप अप करेंगे तो बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। तो आप जरूर ध्यान में रखें, अगर महंगाई को आपने अपने इस 2 करोड़ के लक्ष्य में इंक्लूड किया है या नहीं। बाकी SIP जो आप कर रहे हैं कंफर्टेबल है, पोर्टफोलियो भी आपका काफी हद तक अच्छा है, वेल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो है, AMCs पे काफी डाइवर्सिफिकेशन है। बस एक फंड जिसे मैं कहूंगी कि आप बदल सकते हैं, निपॉन का जो मल्टी कैप फंड है, उसमें अगर आप SIP रोकें और उसके जगह पर कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं। और जैसे जैसे आप अपनी स्टेप अप करें SIP, 1 या 2 फंड्स आप और जोड़ सकते हैं पोर्टफोलियो में। तो ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। राइट, आकिब ऑनलाइन पर नहीं है, बट ऑल द बेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए। पार्थ का मैं सवाल लूँगी, इन्होंने भी यूट्यूब के जरिए सवाल पूछा है। 2CR अगेन, 12 ईयर्स, 31,000 की SIP, 5 फंड्स हैं और स्टेप अप 10% से करना चाहते हैं। SBI कॉन्ट्रा, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप। पार्थ, आपके पोर्टफोलियो पे मैं कुछ गणित कर रही थी, और यहाँ पर आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो 15% से आपको अपनी SIP को हर साल स्टेप अप करना होगा, तब जाकर आप अपने 2 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। फंड्स पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लार्ज कैप एलोकेशन थोड़ी कम है। आइडियली देखें 50 से 55% की लार्ज कैप अगर पोर्टफोलियो में हो तो एक बैलेंस अच्छा क्रिएट हो सकता है। तो आपके पोर्टफोलियो में आज के दिन पे 40% के आसपास की लार्ज कैप है, और एक फंड हाउस में आइडियली एक हाइजीन फैक्टर जिसे हम कहते हैं कि कोई भी फंड हाउस हो, वहां 20 से 25% की आपकी एलोकेशन हो सकती है। यहाँ कोटक में 40% की एलोकेशन है। तो जैसे जैसे आप स्टेप अप करें आगे जाकर, कोटक की जो एलोकेशन है उसे देखना कि वो थोड़ी रिड्यूस हो रही है, तो जो नेक्स्ट SIP आप करें उसे कोटक के स्कीम्स में ना करके बाकी स्कीम्स में करना। फंड्स भी आपके काफी हद तक अच्छे हैं। बस एक फंड जहां आप अपनी SIP रोकें वो है बंधन का स्मॉल कैप फंड, क्योंकि हमें स्मॉल कैप एलोकेशन थोड़ी रिड्यूस करनी है। और आपके पास वैसे मल्टी कैप फंड भी है और एक मिड कैप फंड है जहां से थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर आ रहा है। इसकी जगह पर जो आप ऐड कर सकते हैं वो है ICICI प्रू का फोकस इक्विटी फंड। तो पार्थ को आपने ये सारी रिकमेंडेशंस दी है, जहाँ पर SBI कॉन्ट्रा, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी, मल्टी कैप फंड आपने होल्ड करने की सलाह दी है, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप भी, बंधन स्मॉल कैप में से निकलने की सलाह दे रही हैं, ICICI प्रू फोकस्ड इक्विटी, HDFC स्मॉल कैप में आप इनको निवेश करने की सलाह दे रही हैं। ऑलराइट, मेरे ख्याल से इसी के साथ श्वेता, धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और दर्शकों के सवालों के जवाब दिए लाइव और उनका मार्गदर्शन किया उनके पोर्टफोलियो पर। और दर्शकों को मैं जाते जाते हमारा WhatsApp नंबर फ्लैश किए देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अपने सवाल आप कहाँ पर पहुँचा सकते हैं। तो 9619873567 इस नंबर को नोट डाउन कर लीजिए। पूरा पोर्टफोलियो यहाँ भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर यूट्यूब पर हमें लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। तो मुलाकात होगी आपसे जल्द, लेकिन तब तक निवेश करते रहिए। कोई सवाल हो तो हम तक आप पहुँच सकते हैं। नमस्कार।